नमस्कार दोस्तों सीबीएसई के द्वारा एक ऐसा बड़ा फैसला लिया गया है जिसका असर बहुत सारे बच्चों पर होगा। आप देख सकते हो ये खबर, सीबीएसई 3 लैंग्वेज रूल, थर्ड लैंग्वेज नाउ मैंडेटरी फॉर क्लास 9th एंड 10th। इसको थोड़ा सा हम डिटेल में समझेंगे कि आखिरकार जो क्लास 9th और क्लास 10th के बच्चे हैं उनके ऊपर क्या असर होने वाला है। मतलब जो 3 लैंग्वेजेस की बात कही गई है इसको कंपलसरी कर दिया गया है। कौन पढ़ाएगा, क्या चैलेंजेस हैं, क्या बोर्ड एग्जाम देना होगा नहीं देना होगा, वो सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर करूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको ये भी बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जिसके अंदर प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी कराई जाती है। अगर आपको बैच से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए, ये फोन नंबर है, इस पर कॉल कर लीजिए एंड यूज दिस कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि सीबीएसई ने अनाउंस क्या किया है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने एक सर्कुलर जारी किया कल और ये कहा कि 1 जुलाई से, मतलब इसी साल 1 जुलाई से जितने भी बच्चे क्लास 9th में एंटर करेंगे उनको 3 लैंग्वेजेस पढ़ना ही होगा। और इसको बेसिकली नाम दिया गया है R1, R2 एंड R3, मतलब फर्स्ट लैंग्वेज, सेकेंड लैंग्वेज एंड थर्ड लैंग्वेज। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो 2 लैंग्वेज होगा वो नेटिव इंडियन लैंग्वेजेस ही होना चाहिए। मतलब आप ऐसा नहीं कर सकते कि 2 फॉरेन लैंग्वेज ले लो, इंग्लिश ले लो, फ्रेंच ले लो और एक ही भारतीय लैंग्वेज लो। नहीं, भारतीय लैंग्वेज इसमें से 2 कंपलसरी है और फिर जो तीसरा लैंग्वेज है वो आप फॉरेन चाहो तो ले सकते हो। और ये जो रिफॉर्म लाया गया ना सीबीएसई के द्वारा, आपको ये समझना है क्योंकि सरकार नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 लेकर आई थी, फिर 2023 में भी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क लाया गया था स्कूल एजुकेशन के लिए, तो उसी के साथ ये अलाइन करता है। अच्छा, यहाँ पर जो कोर रूल मैंने आपको बताया ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है कि एवरी स्टूडेंट मस्ट स्टडी 3 लैंग्वेज। ये तो बात सही है, लेकिन इसमें से 2 लैंग्वेज इंडियन लैंग्वेजेस होना ही चाहिए। अब क्वेश्चन ये है कि कौन सी इंडियन लैंग्वेजेस, इसमें नाम दिए गए जैसे हिंदी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम, बंगाली, मराठी, गुजराती, पंजाबी, ये जितने भी आप देख रहे हो एंड अदर शेड्यूल्ड इंडियन लैंग्वेजेस। और सीबीएसई का ये कहना है कि जो अभी के लिए टेक्स्ट बुक्स है वो आपके 19 शेड्यूल्ड इंडियन लैंग्वेजेस में अवेलेबल हैं, जो कि इनिशियली सप्लाई किया जाएगा। बाकी में कुछ इश्यूज हैं जो मैं आपको आगे डिस्कस करूंगा। और जहां तक फॉरेन लैंग्वेजेस का सवाल है तो आप देख सकते हो फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, जापानीज, कोरियन, रशियन, अरबिक, पर्शियन, इस तरह की जो फॉरेन लैंग्वेजेस हैं वो अलाउड होंगे। लेकिन यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको बताया कि ये आपका थर्ड लैंग्वेज, मतलब एक प्रकार से आप इसको थर्ड लैंग्वेज के तौर पर ले सकते हो, क्योंकि 2 लैंग्वेज कम से कम इंडियन लैंग्वेज होना चाहिए। या फिर फोर्थ जो ऑप्शनल लैंग्वेज है, मतलब किसी को बहुत शौक है लैंग्वेजेस वगैरह पढ़ने का, चौथा लैंग्वेज भी पढ़ना चाहता है, तो उस हिसाब से आप चाहो तो चूज कर सकते हो। तो कुछ इस प्रकार से होगा, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, तमिल, इंग्लिश, हिंदी, इस तरह के कॉम्बिनेशन। ये जो कॉम्बिनेशन हैं ये अलाउड नहीं होंगे। इंग्लिश भी ले लिया, फ्रेंच भी ले लिया, जर्मन ले लिया, ये ऐसे इस तरह से नहीं हो पाएगा। अच्छा, यहाँ पर सबसे बड़ा रिलीफ मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं। सीबीएसई ने जो क्लैरिफाई किया है वो ये है कि जो R3 है, जो आपका थर्ड वाला लैंग्वेज होगा ना, उसके लिए आपको क्लास 10 में बोर्ड एग्जाम नहीं देना पड़ेगा। मतलब थर्ड लैंग्वेज इज कंपल्सरी, बट जो बोर्ड एग्जाम होता है, जो सीबीएसई एक्सटर्नल बोर्ड एग्जाम होता है, वो थर्ड लैंग्वेज के लिए कंपलसरी नहीं है। इंस्टेड इसका जो असेसमेंट है वो खुद स्कूल के द्वारा किया जाएगा। जिस स्कूल में आप पढ़ रहे हो वो खुद स्कूल आपको मार्क्स देगी, बताएगी कि देखो आपने ऐसा सा परफॉर्म किया है, उस हिसाब से इस तरह की चीजें होंगी। अब क्वेश्चन ये है कि सीबीएसई ने ऐसा क्यों किया? जब आप पढ़ा ही रहे हो तो उसका भी एग्जाम ले ही लो। तो बेसिकली बोर्ड का ये कहना है कि हम एग्जामिनेशन स्ट्रेस को कम करना चाहते हैं। बेसिकली जो लर्निंग है, मल्टी लिंगुअल जो लर्निंग होती है उसको और जॉयफुल बनाना चाहते हैं। यहाँ पर जो एक्सेसिव एकेडमिक प्रेशर होता है उसको अवॉइड कर रहे हैं। और ये कहीं ना कहीं जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी उसकी जो फिलॉसफी है 2020 की, वो दिखाता है कि रोट लर्निंग कम करो, एग्जाम सेंट्रिक एजुकेशन को नहीं प्रमोट करना चाहिए, जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन है वो ज़्यादा होना चाहिए। अच्छा, क्वेश्चन ये है कि इसके बावजूद भी स्टूडेंट्स थर्ड लैंग्वेज को इग्नोर नहीं कर सकते। जैसा मैंने आपको बताया ना कि जो थर्ड लैंग्वेज है उसमें आपको बोर्ड एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। तो अब बहुत से बच्चे सोचेंगे तो फिर तो अच्छा ही बात है, कौन ही ध्यान देगा। लेकिन जो थर्ड लैंग्वेज का आपका परफॉर्मेंस होगा ना वो सीबीएसई के सर्टिफिकेट में जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। और जो स्कूल्स हैं
वो उसी की वजह से उनको सीरियसली टीच करना पड़ेगा, जो इंटरनल असेसमेंट होता है वो कंडक्ट करना पड़ेगा और जो रिपोर्ट कार्ड है वो भी इंक्लूड करना पड़ेगा। तो थर्ड लैंग्वेज में भले ही आप बोर्ड एग्जाम ना दे रहे हो, लेकिन स्टिल जो भी स्कूल आपको मार्क्स देगी, जो भी करेगी, वो आपका सर्टिफिकेट में मेंशन होगा। एक और इम्पॉर्टेंट जो क्लैरिफिकेशन दिया गया है, सीबीएसई ने स्पेसिफिकली स्टेट किया है दैट नो स्टूडेंट विल बी बार्ड फ्रॉम अपेयरिंग इन क्लास 10 बोर्ड एग्जाम्स बिकॉज ऑफ R3। मान लीजिए 100 में से थर्ड लैंग्वेज में से आपके मार्क्स आ गए 15, मान लो एक बार के लिए, तो ऐसा लगेगा कि फेल हो गए तो मैं क्या करूं, क्या मुझे बोर्ड एग्जाम नहीं देना दिया जाएगा? ऐसा नहीं है। मतलब आपकी जो थर्ड लैंग्वेज में परफॉर्मेंस है ना, वो आपके बोर्ड एग्जाम को बिल्कुल भी इंपैक्ट नहीं करेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो सीबीएसई ने क्लैरिफाई किया है। भले ही आपका कितना भी कुछ मार्क्स हो, बेकार हो, अच्छा हो, डजेंट मैटर, अल्टीमेटली जो आपका बोर्ड एग्जाम है वो आपको नॉर्मली देने दिया जाएगा। अच्छा, ये जो रिफॉर्म है वो अभी क्यों किया जा रहा है, इसके लिए आपको समझना होगा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की जो पॉलिसी आई थी, उसके पीछे की फिलॉसफी यही थी कि भारत काफ़ी ज़्यादा इंग्लिश सेंट्रिक होता जा रहा था। हम बहुत ज़्यादा इंग्लिश के पीछे भाग रहे थे और जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं वो कमज़ोर हो रहे थे। बच्चे आज के डेट में अगर आप कभी भी देखो, इनफैक्ट किसी भी एरा में कोई भी बच्चा हो, चाहे वो अमेरिका का हो, लंदन का हो, कहीं का भी आप देख लो, जो उसकी फेमिलियर लैंग्वेज होती है ना, मदर टंग होती है, उसके देश में जो बोली जाती है, उसमें अगर आप बच्चे को कोई चीज़ सिखाते हो उसको सीखने में आसानी होती है। तो मल्टीलिंगुअलिज्म जो है वो एक प्रकार से कॉग्निटिव एबिलिटी को इम्प्रूव करता है। सो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने प्रमोट किया ये सारी चीज़ों को, मल्टीलिंगुअल एजुकेशन, मदर टंग लर्निंग, इंडियन लैंग्वेज रिवाइवल, कल्चरल रूटेडनेस, तो इन सब चीज़ों को प्रमोट किया जा रहा है। अच्छा, इसके पीछे का एक थोड़ा सा हिस्ट्री भी समझ लीजिए, क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि ओरिजिनली क्या था, ये जो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, ये कोई नया नहीं है, बहुत से लोगों को लगेगा नया है, बट 1968 की जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसमें भी इसको प्रपोज किया गया था। और उस समय जो मेन ऑब्जेक्टिव, देखिए उस समय ऑब्जेक्टिव थोड़ा सा डिफरेंट था। उस समय ये था कि हमें नेशनल इंटीग्रेशन को प्रमोट करना है, हिंदी और जो रीजनल लैंग्वेज है उसको बैलेंस करना है, और साथ ही साथ जो लिंग्विस्टिक कॉन्फ्लिक्ट है उसको कम करना है। इंग्लिश जो है वो रहेगा, रिटेन होगा, लेकिन वो ग्लोबल कम्युनिकेशन के लिए। और ओरिजिनल जो स्ट्रक्चर था वो कुछ ऐसा था कि जो हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स हैं वहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं उनको हिंदी, इंग्लिश और एक और इंडियन लैंग्वेज पढ़ना चाहिए, और जो नॉन हिंदी स्टेट्स हैं उनको रीजनल लैंग्वेज कोई एक पढ़ना चाहिए। चाहे वो अगर मान लो तमिलनाडु से है तो तमिल पढ़ ले, आंध्र प्रदेश से है तो तेलुगु पढ़ ले, कर्नाटका से है तो कन्नड़ा पढ़ ले, और इसके अलावा उनको हिंदी और इंग्लिश पढ़ना चाहिए। तो ये कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश की गई थी, लेकिन ये बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल हो गया था, क्योंकि यहाँ पर डिबेट चल रहा था कि देखो जानबूझकर हिंदी को इम्पोज किया जा रहा है। तमिलनाडु के अंदर स्पेशली बहुत ज़्यादा विरोध हुआ था। तो तमिलनाडु में आज भी अगर आप देखोगे तो 2 लैंग्वेज पॉलिसी चलता है, एक तो वो तमिल पढ़ते हैं और दूसरा इंग्लिश, और उन्होंने 3 लैंग्वेज फार्मूला को कई दशक से रिजेक्ट किया है। जो सदर्न स्टेट्स हैं उनका ये कहना है कि 3 लैंग्वेज फार्मूला के थ्रू जो भारत सरकार है वो जानबूझकर हिंदी को इम्पोज करना चाहती है, हिंदी डोमिनेट करना चाहती है भारत के अंदर। यहाँ पर जो रीजनल आइडेंटिटीज़ हैं उनको प्रोटेक्ट करना हमारा हक है। इंग्लिश जो है वो न्यूट्रल लिंक लैंग्वेज है, इसलिए हमें उसको प्रमोट करना चाहिए। तो इसी की वजह से ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल था। अच्छा, क्वेश्चन ये है कि अब ये जो सीबीएसई रिफॉर्म लेकर आई है वो इतना सेंसिटिव क्यों है? क्रिटिक्स का ऐसा मानना है, उनका ऐसा कहना है कि देखो जो सीबीएसई का नया रूल है वो इनडायरेक्ट वे में हिंदी को और ज़्यादा मजबूत कर रही है, स्पेशली नॉन हिंदी रीजन्स में। लेकिन जो सपोर्टर्स हैं उनका ऐसा कहना है कि कोई स्पेसिफिक लैंग्वेज तो इम्पोज किया नहीं जा रहा है। जैसे मान लो 3 लैंग्वेज फार्मूला की बात कही गई है, मान लो कोई तमिलनाडु से है तो एक तो वो तमिल ले लेगा, दूसरा वो चाहे तो तेलुगु ले लो, कन्नड़ा ले लो, या फिर मराठी ले लो। तो ऐसा तो है नहीं कि हम जानबूझकर आपको हिंदी ही पढ़ा रहे हैं, फिर तीसरा आप कोई फॉरेन लैंग्वेज ले लो आप चाहो तो एक प्रकार से जो सपोर्टर्स हैं इस रिफॉर्म के, उनका कहना है कि देखो हम इंपोज नहीं कर रहे हैं चीज़ों को। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या हिंदी कंपलसरी किया जा रहा है? देखो ऑफिशियली तो नहीं है, लेकिन हाँ जो क्रिटिक्स है उनका यही कहना है कि अल्टीमेटली प्रेशर बनाया जाएगा सदर्न स्टेट्स में कि जो एक लैंग्वेज बच्चे को पढ़ाया जाए वो हिंदी पढ़ाया जाए। तो ये थोड़ा सा कंसर्न है। अच्छा, क्वेश्चन ये आता है कि ये जो पॉलिसी है इसका अलग अलग जो कैटेगरीज ऑफ स्टूडेंट्स हैं उनके ऊपर क्या असर आएगा। जैसे मान लो अगर हम अर्बन एलीट स्कूल, जो बड़े बड़े स्कूल्स हैं बड़े बड़े शहरों में, उनकी अगर हम बात करें तो वहाँ पर करंटली आप देखोगे तो इंग्लिश, हिंदी, फ्रेंच इस तरह का फॉर्मूला चलता है। वो 2 फॉरेन लैंग्वेज पढ़ते हैं ज़्यादातर, लेकिन अब यहाँ पर 2 इंडियन लैंग्वेज पढ़ना होगा, और इसकी वजह से जो यूरोपियन लैंग्वेजेस का डोमिनेंस होता जा रहा था सेकेंडरी स्कूलिंग में वो अब कम हो जाएगा। और स्पेशली अगर हम साउथ इंडिया की बात करें तो वहाँ पर कुछ इस प्रकार का कॉम्बिनेशन देखने को मिल सकता है, और इसकी
वजह से जो मल्टीलिंगुअल एक्सपोजर है वो होगा। और जहाँ तक हिंदी बेल्ट में स्टूडेंट्स हैं उनके ऊपर क्या असर आएगा, देखो हिंदी बेल्ट में तो एक तो हिंदी वो पढ़ेंगे, फिर दूसरा इंग्लिश वो लेंगे, और तीसरा इनमें से कोई लैंग्वेज ले सकते हैं। तो एक प्रकार से और ज़्यादा इंटीग्रेशन की भावना आएगी कि आप और भी देश के अलग अलग लैंग्वेजेस को पढ़ रहे हो। अच्छा, क्वेश्चन ये आता है कि क्या ये इतना आसान होने वाला है? बिल्कुल भी नहीं, इसमें बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे। क्या आपको क्या लगता है, मतलब आप सोच के देखो, हमारा इतना बड़ा देश है, इतने रूरल एरियाज़ हैं, छोटे शहर हैं, वहाँ पर आपको नहीं लगता कि जो फॉरेन लैंग्वेज या फिर कोई भी दूसरा लैंग्वेज है उसमें टीचर्स की शॉर्टेज काफ़ी बड़ी हो सकती है? क्योंकि यहाँ पर संस्कृत के लिए अगर हम तमिल की बात करें, तमिलनाडु में तो तमिल टीचर्स मिलेंगे, लेकिन क्या बाहर मिलेंगे, ये बड़ा सवाल है। जो आंध्रा और तेलंगाना के जो तेलुगु पढ़ाई होती है वो आंध्रा और तेलंगाना के बाहर कैसे करोगे? ट्राइबल लैंग्वेजेस के टीचर्स कहाँ हैं? क्लासिकल लैंग्वेजेस के टीचर्स कहाँ हैं? तो सीबीएसई ने भी माना है कि हाँ इसमें चैलेंज है, और इसीलिए सीबीएसई ने कुछ टेम्पररी सोल्यूशन भी निकाला है। सीबीएसई का ये कहना है कि इंटर स्कूल टीचर शेयरिंग होना चाहिए। जो एक एक अलग अलग स्कूल्स हैं वो आपस में एक टीचर को शेयर कर सकते हैं अलग अलग स्कूल्स के साथ, वर्चुअल क्लास ले सकते हैं, हाइब्रिड टीचिंग हो सकती है, रिटायर्ड टीचर्स को भी हायर किया जा सकता है। और इसके अलावा जो टेक्स्ट बुक की प्रॉब्लम है, क्योंकि क्लास 9th में थर्ड लैंग्वेज वाली जो टेक्स्ट बुक है वो अभी प्रिपेयर नहीं है, तो सीबीएसई का ये कहना है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो क्लास 6 वाला जो थर्ड लैंग्वेज का टेक्स्ट बुक है उसको टेम्प्रेरी इस्तेमाल कर सकते हैं, फिर जो लोकल कुछ मटेरियल है उसको सप्लीमेंट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि कॉग्निटिव साइंस क्या है मल्टीलिंगुअलिज्म के पीछे? जो अगर आप कोई भी रिसर्च देखो ग्लोबली जहाँ भी हुए हैं उसमें यही कहा जाता है कि जो मल्टीलिंगुअल चिल्ड्रन होते हैं उनके पास मेमोरी काफ़ी अच्छी होती है, उनको याद करने की क्षमता ऑटोमेटिकली आ जाती है, क्योंकि वो अलग अलग लैंग्वेज के बारे में पढ़ रहे हैं। और जो एग्जीक्यूटिव फंक्शन होता है वो स्ट्रांग होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग उनकी इंप्रूव होती है, कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है, कल्चरल एम्पैथी आता है, एक प्रकार से आप लड़ाई नहीं करते हो, आप समझते हो एक दूसरे को। जो एजुकेशनल फिलॉसफी है वो उसको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस, मतलब ये जो चल रहा है ना वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आया था उसी के तहत आ रहा है। अच्छा, यहाँ पर इंडियन कल्चरल पॉलिसी के साथ क्या रिलेशन है? मतलब ये रिफॉर्म लाकर जो हमारा ब्रॉडर सिविलाइजेशनल कल्चरल अप्रोच है उसको ये पार्ट बनाया जा रहा है। मतलब इंडियन लैंग्वेज को प्रमोट करना, संस्कृत और जो क्लासिकल ट्रेडिशंस हैं उसको रिवाइव करना, जो ओवर डिपेंडेंस हमारी हो गई थी इंग्लिश के ऊपर वो कम किया जा रहा है। अच्छा, यहाँ पर अब क्वेश्चन ये है कि इसका खतरा क्या हो सकता है, क्रिटिसिज्म क्या है? एक तो एकेडमिक बर्डन, स्टूडेंट्स के ऊपर ऑलरेडी कोचिंग प्रेशर, बोर्ड प्रेशर, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, कितना कुछ है। अब आप एक और लैंग्वेज ऐड कर रहे हो तो वर्कलोड तो बढ़ेगा ही। फिर इसके अलावा अनइक्वल इम्प्लीमेंटेशन, जो बड़े बड़े स्कूल्स हैं वो तो ईजिली अडेप्ट कर लेंगे, व्हाट अबाउट रूरल एरिया, स्मॉल स्कूल्स, वो तो बहुत ज़्यादा अफेक्ट करेंगे। फिर पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट भी आएगा, सदर्न स्टेट्स में हो सकता है कि इसको विरोध किया जाए। हाँ, देखना होगा कि तमिलनाडु के अंदर स्पेशली अब नई सरकार आई है उनका क्या अप्रोच होता है। बट आई होप कि इस वीडियो के थ्रू कल से जो चर्चा चल रही थी इसके बारे में वो आपको समझ में आई होगी। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्या आप बता सकते हो जो एम्परर अशोका थे उनके समय का जो इंस्क्रिप्शन है वो प्रीडोमिनेंटली कौन से लैंग्वेज में है, ये आपको बताना है। और इसका जो राइट आंसर है आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, आपको बस यूज करना है ये कोड अंकित लाइव, ये फोन नंबर है। बैच से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए, प्रॉब्लम है, इस पर कॉल कर लीजिएगा, मेरी टीम आपको गाइड कर देगी। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।